हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बरनवाल है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपको पता है हम लोग पॉलिटी का लेक्चर नंबर 10वां आज करेंगे, 10th लेक्चर। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक लगभग पढ़ा दिया है। जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 8 है डीपीएसपी, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीपीएसपी में ऑलरेडी मैंने आपको जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते करते मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी को हम लोग खुद को पढ़ने के लिए 3 तरह से डिवाइड करते हैं। संविधान में कोई तो इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम लोग खुद अपने सुविधा के लिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। जिसमें पहला सिद्धांत है गांधीयन सिद्धांत, दूसरा है समाजवाद सिद्धांत और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो तीसरा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। गांधी का सिद्धांत के आधार पे, समाजवाद के सिद्धांत के आधार पे और लिबरल इंटेलेक्चुअल के आधार पे। मैंने बताया था गांधी जी का अगर याद करना है आपको मोटा मोटी, तो गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था, कोऑपरेटिव सोसाइटी था, ग्राम पंचायत होता, एससी एसटी का वेलफेयर था, जानवरों को बचाने का जो था, सारे चीज़ जो था गांधी जी के सिद्धांत था। अगर आपको सोशलिज्म प्रिंसिपल याद करना है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, तो आप समझ जाइए मजदूर का उसमें उल्लेख होगा। ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग का उल्लेख होगा, महिला का उल्लेख होगा, ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर हम लिबरल इंटेलेक्चुअल का बात करेंगे तो आप समझेंगे इसमें जो एडवांस राइट्स हैं, ठीक है, जो ना तो गांधी जी के सिद्धांत से रिलेटेड है और ना ही जो समाजवाद सिद्धांत से रिलेटेड है, वो लिबरल इंटेलेक्चुअल में आएंगे। जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 44, जो सबके लिए एकल नागरिक संहिता की बात करता है। उसी तरह से हम लोग को ये बोलते हैं कि 0 से जो 6 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो है प्री स्कूल आंगनवाड़ी का सुविधा रखेंगे। वो आर्टिकल नंबर 45 में है, ये भी आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल्स है। इसी तरह से हम लोग को जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, वन जीवन है और इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसको हमको बचाना है। ये आर्टिकल नंबर 48 में ए में है। ठीक है, हम लोग को अपना विरासत जो हिस्टोरिकल साइट्स है उसको बचाने का जो आर्टिकल हम लोग को दिया गया वो आर्टिकल 39 है। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होती है, जो जुडिशरी होती है, दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। ये बात आर्टिकल नंबर 50 में बोला गया है। सेपरेशन का मतलब देखिए, हमारे पास जुडिशरी अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है। पहले क्या होता था, जो डीएम होता था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इसके पास जुडिशियल पावर भी था, लेकिन अब क्या है, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है। ठीक है, उसके पास अब उतना जुडिशरी पावर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो जो हम लोग कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग किए हैं, इसका सिद्धांत कौन सा है? आर्टिकल नंबर 50 में। उसी तरह से हम लोगों को भारत जो देश है बाकी देश के साथ सहयोग स्थापित करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, डिस्प्यूट्स का निवारण करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ आर्टिकल नंबर 51 में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, ये ना तो गांधीवादी सिद्धांत से रिलेटेड है, ना तो समाजवाद सिद्धांत से रिलेटेड है। ये मोटा मोटी जो है थोड़ा प्रेजेंट टाइम का बात करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे बच्चे के लिए, जो है 0 से 6 साल के लिए हम लोग पोषण का ध्यान रखेंगे, वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, विरासत को प्रोटेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के बीच में सेपरेशन होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करेंगे, विश्व शांति की बात करेंगे। तो आर्टिकल 51 में तो हमने देखा कि जो डीपीएसपी है, भले उसको संविधान ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, फिर भी हम लोग अपनी सुविधा के लिए उसको 3 भाग में डिवाइड कर दे के पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कौन कौन सा प्रिंसिपल जो है गांधी जी का सिद्धांत से रिलेटेड है, कौन कौन सा प्रिंसिपल जो है आपका समाजवाद से रिलेटेड है और कौन कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। मोटा मोटी याद करना है तो गांधी जी का सिद्धांत ये वर्कर, महिला, वीमेन, ये सब का बात करेगा। ठीक है, और ये बात करेगा नए नए प्रिंसिपल्स का, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वन जीवन हो, इन्वायरमेंट हो, विरासत हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का सेपरेशन हो या अंतर्राष्ट्रीय शांति हो। ठीक है, तो ये तो आर्टिकल नंबर हमारा जो 36 है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में लिखा गया है। ये इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप ये काम करो। इसके अलावा डीपीएसपी के अलावा और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो, ठीक है, जो सरकार को बोलता है ये काम करने के लिए। तो देखिए, हम लोगों ने, आपको पता है डीपीएसपी में कितने बार चेंज किया है? हम लोगों ने चेंज किया है 42nd अमेंडमेंट्स, हम लोग 42वां संविधान संशोधन किया है डीपीएसपी में, उससे कुछ आर्टिकल डीपीएसपी में ऐड किया।
हम लोगों ने 44वां किया, उससे कुछ ऐड किया है। हम लोगों ने 86 किया है, उससे कुछ ऐड किया है। हम लोगों ने 97वें संविधान संशोधन से किया है। तो याद रखेंगे मोटा मोटी कि जो 42वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने जो ऐड किया है वो किया है लैकमे से। मैंने इसको याद किया है, लैकमे, ठीक है, LKME, 3 चीज़ हम लोगों ने इसमें ऐड किया है, ठीक है। लैकमे क्रीम होता है ना, ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। तो 3 चीज़ क्या क्या ऐड किया है, L, M और E, ठीक है। तो क्या क्या है, सिंपल, हमने एल मतलब लीगल एड, हम लोगों ने लीगल एड महिला देंगे गरीबों को, इसका जो बात किया है, ठीक है, वो हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन 1976 से ये बोला है कि जो गरीबों के लिए वो फ्री में कानूनी सहायता का बात किया है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर जो है आपका कौन सा है बताइए, तो आर्टिकल नंबर 39A को हम लोगों ने DPSP में 42वां संविधान संशोधन से ऐड किया है, ठीक। अच्छा, M मतलब मैनेजमेंट, तो वर्कर का पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में, ठीक है। ये वाला चीज़ हम लोगों ने ऐड किया है आर्टिकल नंबर 43A से। तो हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन 3 ऐड किया है। एक लीगल एड देंगे, वर्कर का पार्टिसिपेशन, प्रबंधन में श्रमिकों का भूमिका के बारे में चर्चा किया है, और ई का मतलब इन्वायरमेंट, हम लोग वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। ये भी 42वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने DPSP में डाला है, जो आर्टिकल नंबर 48A है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 42वां संविधान संशोधन से एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि 42वां संविधान संशोधन से क्या क्या ऐड किए, तो याद कीजिएगा 3 चीज़ ऐड की हैं, ठीक है, ठीक है। ये वाला चीज़ याद करिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्या याद करिए, एक चीज़ और ऐड किया है, 3 चीज़ें 4 चीज़, तो यहाँ से बना लीजिए, लैकमे का स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, LACME, ये याद कर लीजिए, 4 चीज़ ऐड की है। तो L से हो गया लीगल एड, C से हो गया चिल्ड्रेन, हम लोग जो बच्चे हैं उनका हेल्दी डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, स्वास्थ्य रूपी विकास करेंगे, ये C से हो गया, ठीक है। तो ये जो बच्चों का विकास करेंगे, इसको हम लोगों ने आर्टिकल 39 में डाला है, ठीक है। और M मतलब मैंने बता दिया, वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में, E मतलब इन्वायरमेंट में। ये जो 4 चीज़ है 1, 2, 3 एंड 4, लीगल एड, चिल्ड्रन का डेवलपमेंट, वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में और इन्वायरमेंट में को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ये 4 चीज़ जो है हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा है, हो गया, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने मात्र एक चीज़ ऐड किया है, आपको पता है 44वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि आय में असमानता था, इसीलिए DPSP में लिखा गया है कि सरकार जो है आय में इक्वालिटी लाने के लिए, इनकम में इक्वालिटी लाने के लिए, और लोगों के हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, वेल्थ एक ही हाथ में ना हो, इसके लिए हम लोगों को सरकार को प्रमोट करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, किस चीज़ को, कि आय में सबका समानता हो। तो इनकम इनइक्वालिटी जो था, इक्वालिटी था, उसको कम करने के लिए, इनकम जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए 44वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने एक DPSP में एक हम लोग आर्टिकल को ऐड किए हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 38, ठीक है, हो गया। 46वां संविधान संशोधन से 2002 में आपको पता है हम लोगों ने एक प्रिंसिपल को ऐड किया है, जिसमें ये लिखा गया है कि सरकार जो है 0 से 6 साल के बच्चे को आंगनवाड़ी में क्या करेगी, पढ़ाएगी और सब चीज़ सुविधा रखेगी और खान पान का इंतजाम रखेगी। तो 46वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने 0 से 6 साल के बच्चे का इंतजाम किया है। 97वां संविधान संशोधन 2011 से हम लोगों ने ये लिख दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्थापना होगा और उसको लोकतांत्रिक रूप से, डेमोक्रेटिक रूप से कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, ये सारा चीज़। तो याद रखिएगा DPSP में 4 बार चेंज हुआ है, 42वां से 4 चीज़ ऐड की हैं लैक में, 44वां से इनकम इनइक्वालिटी, 46वां से 0 से 6 साल के बच्चों के लिए हम लोग प्रबंध करेंगे, और 97 से कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो अगर हम पूछेगा कि DPSP में कितने बार अमेंडमेंट हुआ है, तो 4 बार, और किससे क्या ऐड हुआ है, तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 43B है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कल बताया था कि जो DPSP है नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब अगर आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल में, जैसे सभी सरकार ने क्या लिखा है कि आंगनबाड़ी के लिए 0 से 6 साल के बच्चों के लिए सरकार आंगनबाड़ी का प्रबंध रखेगी, लेकिन अगर सरकार नहीं करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि जो DPSP है वो हमारा नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि अगर आपका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी सरकार जो है इसको क्यों करती है, लेकिन अगर नॉन जस्टिसिएबल है तो फिर भी सरकार को क्यों इसको लागू करती है, क्यों सरकार बोली कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्यों सरकार इन्वायरमेंट को बचाने का बात बोलती है, क्यों सरकार जो बोलती है कि 0 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी देंगे, क्योंकि
अगर डीपीएसपी में बढ़िया बढ़िया चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सरकार को एक आदर्श देता है, एक आइडियल देता है कि आपको इस तरह से करना है। अगर सरकार इस तरह से नहीं करती है तो गवर्नमेंट, पब्लिक जो है फिर सरकार को अगले इलेक्शन में वोट नहीं करेगी। इसीलिए भले ये लीगली आपको इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब कानूनी रूप से इन्फोर्सेबल नहीं, सरकार कानून बना के डीपीएसपी को लागू कर सकती है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है क्या कि ये सरकार को करना है, लेकिन क्या उस पर फोर्स है? नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार इसलिए लागू करती है क्योंकि सरकार को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कुछ बढ़िया भारत को या राज्य को बनाना है, और नहीं, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो पब्लिक हमको वोट नहीं करेगा। इसीलिए ये नॉन जस्टिसेबल होने के बावजूद भी सरकार इसको लागू करती है। क्लियर? अब डीपीएसपी का कुछ विरोध होता है। पहला बोलता है कि कोई इसका लीगल फोर्स नहीं है, मतलब ये अपने आप लागू नहीं होता है, कानून बना के लागू करना पड़ता है। तो सही बात है, भले लागू करना पड़ता है कानून बना के, लेकिन कानून सरकार लागू करती है ना, क्यों करती है? क्योंकि इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा। और डीपीएसपी में जितना अच्छा अच्छा चीज़ लिखा गया अगर वो करती है तो सरकार खुद ही पब्लिक पसंद करने लगेगी। ठीक। फिर बहुत लोग बोलते हैं इलॉजिकली अरेंज्ड है, कोई इसका अरेंजमेंट नहीं है, आप इसको देख लेंगे, उतना कुछ इसमें है नहीं। बोलता है कोई कंजर्वेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि बोलता है कि सेंट्रल स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में हो सकता है। तो इस तरह वो आपका काम का नहीं है, बस हमें समझना है कि डीपीएसपी क्या है, कौन कौन सा आर्टिकल है, कितने बार अमेंडमेंट हुआ, कौन कौन सा अमेंडमेंट्स हम लोग डाले हैं, और डीपीएसपी का फीचर क्या है, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन गया है कि फंडामेंटल राइट अच्छा है, मतलब फंडामेंटल राइट ऊपर है डीपीएसपी से, या डीपीएसपी ऊपर है फंडामेंटल राइट से, या अगर हम तराजू में देखेंगे तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों सेम पोजीशन पे है, कौन सा अच्छा है? तो देखिए, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बार जो है केस गया है, तो अलग अलग केस में फाइनली जो जजमेंट उभर के निकल के आया है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों जो है भारत को एक अच्छा देश बनाना चाहता है या अच्छा राज्य बनाना चाहता है। इसीलिए कोई सुप्रीम या ये सब कुछ नहीं है, दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है। ठीक। उसके बाद लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन ज़्यादा बेटर है, तो आपको लिखेंगे दोनों जो है अपना अपना रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आर्टिकल 39B और 39C, ठीक है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को अगर हम लोग लाते हैं, मतलब पार्लियामेंट अगर आर्टिकल 39B और C क्या है, ये हमारा डीपीएसपी है, अगर सरकार कोई कानून बना के 39B और C को लेके आ रहा है और उसके कारण आर्टिकल 14 और आर्टिकल हनन होता है जो फंडामेंटल राइट है, फिर भी आपका ये जो डीपीएसपी आप जो लेके आ रहे हैं जिसको लागू करने के लिए 39B और C को, वो सुप्रीम होगा, वो ऊपर होगा। ठीक है, समझ में आया? ये आपको ध्यान देना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है अगर सरकार कोई कानून लेके आ रही है और डीपीएसपी को उससे कोई सरकार मान ले लॉ लाया, लीगल कोई कानून लाया, तो ये कानून सही है गलत है, इसको जज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी का सहारा ले सकती है। सरकार ने कोई कानून बनाया और वो डीपीएसपी में कोई एक आर्टिकल या किसी बहुत सारे आर्टिकल को लागू करवा रहा है, तो भी ये कानून सही होगा। तो भले हालांकि देखेंगे डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर 39B और C को आप ला रहे हैं और उसके कारण फंडामेंटल राइट 14-19 हनन हो रहा है, फिर भी आपका डीपीएसपी वो अच्छा रहेगा, ऊपर रहेगा। और अगर डीपीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी आप कानून ला रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कानून माना जाएगा, अच्छा है। समझ में आ गया आपको? क्लियर है दोनों चीज़? तो प्रेजेंट पोजीशन वही है कि हालांकि वो लोग बोलते तो हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो डीपीएसपी से अच्छा है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि डीपीएसपी को हम लोग लागू कर ही नहीं सकते। मैंने बताया 39B और C को लागू कर रहे हो आप और 14-19 हनन हो रहा है, फिर भी आप लागू करेंगे। और कोई भी कानून अगर आप बना रहे हो उसे डीपीएसपी प्रमोट हो रहा है तो आप उसको सही माना जाएगा। तो फंडामेंटल राइट ज़रूर सुप्रीम है, मतलब अच्छा है, डीपीएसपी से ऊपर है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि डीपीएसपी उससे बहुत नीचे है। ठीक है, पार्लियामेंट चाहे, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए फंडामेंटल राइट को चेंज करके डीपीएसपी को लागू कर सकती है। जैसे हमारा आर्टिकल जो 19 में राइट टू प्रॉपर्टी था, या आर्टिकल 31 में जो हमको अधिकार दिया गया था प्रॉपर्टी को, ये फंडामेंटल राइट था, इसको सरकार ने हटाया दिया और आर्टिकल
हम लोगों ने ऐड कर दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 से क्या ऐड कर दिया कि हम लोग जो है इनकम इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपको पढ़ाया था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 38। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये बात? तो कोई अगर पूछेगा कि कौन ऊपर है तो आप बोलेंगे ज़रूर फंडामेंटल राइट ऊपर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डीपीएसपी उसके बहुत नीचे है। दोनों का अपना अपना रोल है। ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को चेंज करके डीपीएसपी को लागू कर सकती है। ठीक है, कंडीशन बस यही है कि जो भी पार्लियामेंट लाएगी, ठीक है, कोई भी संशोधन करेगी, वो बेसिक स्ट्रक्चर को हनन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सरकार ने डीपीएसपी को लागू करने के लिए बहुत सारा कानून लेके आया, जैसे हम लोगों ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ले आया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए हैं, हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 200 लेके आए हैं, हम लोगों ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट लेके आए हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने लाया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब समझ में आ गया आपको कि डीपीएसपी क्या है, कौन कौन सा सिद्धांत है, किस तरह हम लोग इसको कानून बना के लागू कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों में सुप्रीम कौन है, सुपीरियर कौन है, दोनों में बैलेंस कब होता है, आर्टिकल 39B क्या है, 39C क्या है, ये सब इतना सारा चीज़ समझ में आ गया। क्लियर है? एक बार आप लक्ष्मीकांत को इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद एक बार उसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। तो डीपीएसपी में क्या दिया गया है कि डायरेक्टिव्स दिया गया, आदेश दिया गया है, सरकार को बोला गया है कि आप ये चीज़ काम करो। सरकार को इसमें डीपीएसपी के द्वारा कोई सरकार पे रोक नहीं है, बल्कि सरकार को बोला जा रहा है कि आप करो करो ये काम करो। तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 39 तक, सॉरी आर्टिकल 51 तक इतना सारा बात बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी सरकार को डायरेक्टिव्स दिया गया है। आपको पता है डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में आता है। ठीक है, पार्ट 3 में क्या है हमारा बताइए? तो पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी। और पार्ट 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर मतलब डीपीएसपी के बाद लेक्चर 10 में ही। ठीक है, तो आर्टिकल 51 से 36 से 51 तक डीपीएसपी है, जो डायरेक्टिव्स देती है सरकार को ये काम करने के लिए। इसके अलावा पार्ट 4 के अलावा सरकार को और भी आदेश दिया गया है कि आप और भी चीज़ काम करिए। जैसे सरकार को ये बोला गया है आर्टिकल 335 के तहत कि SC/ST का जो मुद्दा है, ठीक है, उसको सुलझाने के लिए, मतलब उसके मेंबर्स का रिजर्वेशन देने के लिए, किस में रिजर्वेशन देने के लिए? जॉब में। तो SC/ST का कल्याण का बात जो है बोला गया कि सरकार जो SC/ST का कल्याण करेगी आर्टिकल 335 के तहत। क्लियर? उसी तरह आर्टिकल 350A में ये लिखा गया है कि सरकार जो अपना उसका मदर टंग है, मातृभाषा है, उसको प्रमोट करेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 350A में मातृभाषा को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है कदम उठाएगी, ऐसा जो है बात बोला गया है पार्ट 4 में। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह आर्टिकल 351 में बोला गया है कि हिंदी भाषा को, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। तो ये सारा चीज़ भी सरकार को आदेश दिया गया है, SC/ST का कल्याण करना है, हिंदी का डेवलपमेंट करना है और मातृभाषा को विकास करना। मातृभाषा का विकास मतलब जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई सरकार करवाए। अब मान लो कोई झारखंड का लड़का है, कोई ट्राइबल्स एरिया में रहता है, ठीक है, तो झारखंड का मान लो कोई बच्चा है, वो ट्राइबल एरिया में अगर रहता है मान लीजिए, तो इसको हिंदी इंग्लिश समझ में आएगा क्या? नहीं, इसको लोकल लैंग्वेज में समझ में आएगा, पढ़ाई वढ़ाई, है ना। तो इसीलिए सरकार पे ये दायित्व है आर्टिकल 350A के तहत कि कोई भी बच्चा को शुरू का जो शुरुआती शिक्षा होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए, ताकि उसका हेल्दी डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये सरकार को बोला गया है 350A में। क्लियर हो गया? आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे डायरेक्टिव्स जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, वो आपका डीपीएसपी के रूप में 36 से आर्टिकल 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51, और बहुत सारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है पार्ट 4 के बाहर है ना, जैसे 350 है ए, आर्टिकल 335 और 351। क्लियर हो गया दोस्तों डीपीएसपी? अब हम लोग लेक्चर 10 में ही, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, देखिए, हालांकि आपको पता है कि हमारा जो शुरू में जब संविधान बना था तब फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य नहीं था क्या? नहीं था। हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन से 1976 में ऐड किया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता लोग नहीं समझे। हमारे संविधान निर्माता इसको शामिल नहीं किए क्योंकि उनको लगा कि ये लोग खुद ही पालन करेंगे कुछ कुछ कर्तव्यों को, लेकिन जब पालन नहीं हुआ तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को हम लोग बाद में डाले। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक संविधान संशोधन और किया, 46वां संविधान संशोधन 2002 में, फिर एक और मौलिक कर्तव्य डाले। तो 42वें संविधान संशोधन से हम लोग 10 मौलिक कर्तव्य डाले और 46वें संविधान संशोधन से एक डाले। तो टोटल अभी जो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में है वो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक देश का, ठीक है, जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं उनके संविधान में, किसी भी संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, जनरली जो मौलिक कर्तव्यों को बोला जाता है कि वो सोशलिस्ट देश में होते हैं। जो देश कम्युनिस्ट होता है या सोशलिस्ट होता है उन देशों में फंडामेंटल ड्यूटी की ज़रूरत पड़ती है करने की, डेमोक्रेटिक देश में नहीं है। लेकिन इंडिया एक सोशलिस्ट देश है, फिर भी लोकतांत्रिक देश भी है, सोशलिस्ट भी है, दोनों है, इसलिए यहाँ में डेमोक्रेटिक होने के बावजूद हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी की ज़रूरत पड़ी। तो अगर हम देखेंगे कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है अगर है और फंडामेंटल ड्यूटी है तो दोनों का अपना अपना रेलिवेंस है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, और इनसेपरेबल है, आप अलग नहीं कर सकते। जैसे आपका मान लीजिए फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि महिलाओं का सम्मान करना, राइट, और फंडामेंटल राइट आपका क्या है कि अनटचेबिलिटी और को ख़त्म करना और सबको समान ट्रीट करना, कि सरकार जो है रिलीजन, रेस, सेक्स के आधार पे, सेक्स मतलब लिंग के आधार पे नहीं करेगा। और फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, महिला का सम्मान करना। तो आप देख रहे हो कि दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। इसलिए बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो आपस में रिलेटेड है और हम उसको अलग नहीं कर सकते हो। ठीक, हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो यूएसएसआर जो सोवियत संघ था पहले, उससे हम लोग लेके आए हैं। क्लियर है। तो क्यों ज़रूरत पड़ी फंडामेंटल ड्यूटी की और क्या इसके लिए कोई समिति था? तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। ठीक है, 1976 में स्वर्ण सिंह का समिति बनी थी जिसने बोला कि हम लोगों को मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में डाल देना चाहिए। इसीलिए सरकार ने 42वां संविधान संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोगों ने आर्टिकल 51A में और संविधान के पार्ट 4A में 10 फंडामेंटल ड्यूटी 1976 अमेंडमेंट करके 42वां संविधान संशोधन से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद डाल दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जो बोला उसको सबको एक्सेप्ट कर लिया। स्वर्ण सिंह समिति ने ये बोला था, स्वर्ण सिंह समिति कमेटी ने ये बोला था कि अगर फंडामेंटल ड्यूटी तो शामिल कीजिए, लेकिन अगर कोई पालन इसको नहीं करता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी उसी में लिख दीजिए। लेकिन हम लोगों ने पनिशमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि सरकार नागरिक को ये चीज़ करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं करेगा तो फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो पनिशमेंट क्या होगा उसका जिक्र नहीं है। स्वर्ण समिति ने दूसरा चीज़ बोला था कि जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स देने का जो कर्तव्य है वो नागरिकों को होना चाहिए, लेकिन इसको भी हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए हम लोग को मौलिक कर्तव्य में टैक्स वाला चीज़ शामिल नहीं है। समझ में आया? तो देखिए, पनिशमेंट सरकार दे सकती है फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं करने के लिए, लेकिन हम फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं लिखा है सरकार कोई आगे कानून बनाएगी। जैसे सरकार ने नेशनल फ्लैग एक्ट बनाया, जैसे हम लोग का एक फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि नागरिक को जो है सम्मान करेंगे किसका, झंडे का। ठीक है, तो सरकार ने नेशनल फ्लैग एक्ट बनाया और एक्ट बनाने के बाद एक्ट में लिखा गया है कि पनिशमेंट के लिए। तो संविधान ने सिर्फ ये बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटी में ये बोला था कि हम लोग को नागरिकों को ये बोला गया था कि हम लोग जो है सम्मान करेंगे राष्ट्रीय झंडे का, लेकिन पनिशमेंट नहीं हुआ था। तो सरकार ने कानून बना के पनिशमेंट दे सकती है। समझ में आया? जिस तरह से डीपीएसपी ऑटोमेटिक नहीं लगता है, लागू होता है, लेकिन सरकार लागू कर सकती है, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटी जो है अपने आप लागू नहीं होता है। सरकार उसको पनिशमेंट देने के अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए कानून बना के पनिशमेंट दे सकती है। ठीक है, तो देखिए सुन लीजिए ध्यान से कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या क्या है। ठीक है, तो एक कहानी है, उस कहानी को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कि एक बहुत गरीब बच्चा था। ठीक है, चाइल्ड था। ठीक है, क्या था, एक बहुत गरीब बच्चा था। ठीक है, उसका जो बाप था वो एक बुनकर था, मतलब वीविंग करता था। वीविंग मतलब जूता जो है बनाता था, वीव करके, मतलब चमड़े से जूता बनाता था। ठीक है, और वो नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा जो है ये सब काम करे, बल्कि ये चाहता था कि उसका बच्चा जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करके पढ़ाई करे। ठीक है, इसलिए उसने अपने बच्चे को क्या, स्कूल भेजा। क्या भेजा? स्कूल भेजा। ठीक है,
साथ ही साथ उसका जो बच्चा था वो कभी भी एससी, ठीक है, कभी भी समझ लो कि महिला, वीमेन, कभी भी महिला का अपमान नहीं करता था। महिला का अपमान क्या करता था? नहीं करता था। साथ ही साथ उसके बच्चे के स्कूल में भी पढ़ाया गया कि आप जो राष्ट्रीय आपका झंडा है, जो आपका आदर्श है, ठीक है, उसको आपको सम्मान करना है। ये भी बात उस बच्चे को पढ़ाया गया था। साथ ही साथ उस बच्चे को, वो जो उसका पिता है, वो जूता जो है सुई से बनाता था। किससे बनाता था? सुई से, ठीक है। सुई का मतलब है सोवर्निटी, भारत का संप्रभुत्ता, यूनिटी, एकता, और इंटीग्रिटी, अखंडता। तो सुई से चूँकि जूता बनाता था, सुई से आप याद कर लो, सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, भारत को बचाना है, इसके लिए भी नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य है। साथ ही साथ उसके पापा ये भी बोलते थे कि तुम जो है भाईचारा भी विकास करो, अपने में भाईचारा, ब्रदरहुड, मिलजुल के रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। और आपका जो धरोहर है, विरासत है, जैसे इस बच्चे का क्या था, जूता बनाना, तो ये सब विरासत है, ठीक है। अपना जो धरोहर है, अपना जो हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, उसको बचाओ, ठीक है, बचाओ। ये जो बच्चा था वो इन्वायरमेंट को भी बचाता था। किसको बचाता? इन्वायरमेंट को भी बचाता था, ठीक है। तो ये अब कहानी अगर आप देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, बच्चे को स्कूल भेजना, 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजने का दायित्व, फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट पे। भाईचारा विकसित होना चाहिए। हम लोग को राष्ट्र आइडल्स, जो नेशनल आइडल्स है, फ्लैग है, उसको सम्मान करना चाहिए। महिला का डिग्निटी का हनन नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। सुई से वो जूता बिनता था, तो सुई से मतलब सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को, नागरिकों को, है ना। जो हमारा नेशनल हेरिटेज साइट्स है वो सबको बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। तो ये सारा चीज़ जो है दोस्तों हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी मैंने आपको बताया है मोटा मोटी, ठीक है। तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग को ऐड कर दिए थे कब? 42वां संविधान संशोधन से। एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है, बच्चों को स्कूल भेजना है, 6 से 14 साल के बच्चों को, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो ये 44वां संविधान, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड किए। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी भी कोई पूछेगा तो कितना है? 11 है, जिसमें 42वां संविधान संशोधन से 10 किए और 86th अमेंडमेंट से 1 किए, तो टोटल 11 है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी का विशेषता क्या है। तो आप याद कीजिएगा, कुछ फंडामेंटल ड्यूटी नोबल है। नोबल मतलब आदर्श के रूप में है कि आपको अपना झंडा का सम्मान करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक। और कुछ जो है नोबल है या मोरल है, और कुछ जो है सिविक है। सिविक मतलब चूँकि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको करना है, ठीक है। तो कुछ मोरल ड्यूटी आपको नोबल है, आदर्श के रूप में, जैसे झंडा वंडा का सम्मान करना, और कुछ सिविक है, जैसे राष्ट्रीय गान गाना। तो राष्ट्रीय गान गा रहे हो तो वो सिविक ड्यूटी है। और हम अपने मन में सोच रहे हैं कि हम महात्मा गांधी का सम्मान करेंगे, नेहरू का करेंगे, पटेल का करेंगे, या जिनका भी करेंगे, तो वो हमारा आदर्श के रूप में मौजूद है, ठीक है। तो याद रखिए, कुछ फंडामेंटल नोबल होता है। नोबल का मतलब कोई आपको बोलेगा ये करने के लिए नहीं, लेकिन झंडा का आपको सम्मान करना है, क्योंकि इसके लिए कानून है, आपका नागरिक है आप। लेकिन अगर आप सरदार पटेल का सम्मान नहीं करते, नेहरू जी का नहीं करते, गांधी जी का नहीं करते, तो ये आपका खुद का ऊपर है, ठीक है, क्योंकि आपका मन का है। तो जो मन का है वो नोबल, जो मन का नहीं, जो आपको पालन करने पड़ेगा, वो सिविक है। सिविक मतलब जो आप नागरिक हैं, इसीलिए आपको ये करना है। इसके अलावा ये फंडामेंटल ड्यूटी वो सारे आदर्श हैं जो एक अच्छा जीवन यापन के लिए ज़रूरी है और जो भारत के आदर्श के रूप में हमको बताता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स है ये दोनों के लिए है, नागरिक के लिए भी है और कुछ जो है आपका विदेशी लोग के लिए भी है। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? नागरिक के लिए है, विदेशी लोग के लिए नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो स्पेशल विशेषता है यह है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपका नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब इसका अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक, समझ में आ गया। तो नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन सरकार कानून बना के इसको लागू कर सकती है, जिस तरह डीपीएसपी को करती है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब बहुत सारे लोग फंडामेंटल ड्यूटी को क्रिटिसिज्म करते हैं। लक्ष्मीकांत में आप देख सकते हैं लिखा है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब पूरा समग्र नहीं है। जैसे टैक्स देने का जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, है कि ना। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने बोला था कि टैक्स देने का जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य में शामिल होना चाहिए, लेकिन नहीं है।
बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटी वेग है, क्लियर कट नहीं है। जैसे बोल रहा है कि हमें अपने जो राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करेंगे, लेकिन किस तरह से झंडा सम्मान करेंगे, क्या उसको घर के ऊपर फहराएंगे या उसके सामने खड़ा होंगे, कैसे करेंगे, ये सब क्लियर कट नहीं दिया गया है। हम लोग तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करेंगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेफिनीशन क्या है, ये सबको बारे में चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है। और क्रिटिक्स लोग बोलते हैं कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। अगर नॉन जस्टिसिएबल है तो फिर क्यों इसको डाला है, तो ये सारा चीज़ है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी भले नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन इसका अपना रेलिवेंस है, क्योंकि ये अच्छा नागरिक बनने में आपकी मदद करता है, अच्छा समाज बनने में मदद करता है। ये नागरिकों को एक ये एहसास दिलाता है कि आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए आप ये अच्छा काम कीजिए। ये समाज में भाईचारा बनाता है, समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाता है, ये कोर्ट को मदद करता है। जैसे अपने को पता है भले ये नॉन जस्टिसिएबल है, जैसे डीपीएसपी भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन अगर कोई कानून बनाया है, ठीक है, और वो मैटर गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून सही है गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी को पढ़ के कानून को सही गलत बता सकता है, भले वो नॉन जस्टिसिएबल है। उसी तरह सरकार ने कोई कानून बनाया और उसे फंडामेंटल ड्यूटीज लागू किया जा रहा है, तो भी सर सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा कि हाँ ये चीज़ जो है सही है। ठीक है। और बार बार फंडामेंटल ड्यूटी नागरिकों को ये एहसास दिलाता है कि आप भारत के नागरिक हो और आपका ये दायित्व है। क्लियर कट समझ में आ गया। तो ये मोटा मोटी दोस्तों हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक। अब हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि एक वर्मा कमेटी बैठा था फंडामेंटल ड्यूटी को ऊपर। तो एक कमेटी स्वर्ण सिंह बना था, जिसके ऊपर हम लोगों ने जो है पढ़ लिया कि वो क्या क्या सिफारिश दिया था, किसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी शामिल किए, क्या चीज़ को हम लोग नहीं किए। उसी के सिफारिश में हम लोगों ने संविधान में आर्टिकल नंबर 51A में 42वां संविधान संशोधन से पार्ट 4A में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया है। वर्मा समिति भी बनी थी, याद रखिएगा, वर्मा कमेटी या वर्मा समिति 1999 में बनी थी फंडामेंटल ड्यूटी को देखने के लिए कि फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने के लिए कौन कौन सा कानून जो है हम लोग के पास मौजूद है। तो वो समिति ने बताया कि हम लोगों को नेशनल जो फ्लैग है, हमारा राष्ट्र जो झंडा है, उसको सम्मान करने के लिए हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है। ठीक है, 1971 का, जो ये बोलता है कि हर नागरिकों को राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय जो है झंडा करना चाहिए, राष्ट्रगीत का करना चाहिए, ये सारा चीज़ बताया गया कि संविधान का भी करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे कानून भी हैं जो ये बोलता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में जो है अगर दुश्मनी पैदा करते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे या भाषा के आधार पे, तो एक क्राइम माना जाएगा सीआरपीसी और आईपीसी के तहत। इसके अलावा समिति ने यह भी बोला था कि हम लोग को प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सिविल राइट्स एक्ट जो है, अनटचेबिलिटी, उसको भी दूर करने के लिए हमारे पास प्रावधान है। हम लोग के पास आईपीसी में प्रावधान है, हम लोग के पास यूएपी है, है ना, यूएपी आपने सुना होगा, टेररिस्ट एक्ट है एक, ठीक है, एंटी टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, ये है 1967 के आसपास का। ठीक है, तो जो ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता और इंटीग्रिटी, सुई में जो बताया था, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, संप्रभुता, एकता, अखंडता का हनन करता है, तो वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर महिला का अपमान करता है, ठीक है, और जाति धर्म के आधार पर दुश्मनी पैदा करता है, तो वैसे एमपी और एमएलए को अयोग्य घोषित, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। हम लोग को वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का भी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो उसको लेके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। हम लोग को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को ऑलरेडी कानून के द्वारा जो है पार्लियामेंट या विधानसभा राज्यों का बताया गया है। तो कौन कौन सा कानूनी प्रावधान है और कौन कौन सा कानून है फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, इसको पहचानने के लिए वर्मा समिति 1999 में गठित हुई थी, जिसने बोला कि भारत में फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने के लिए बहुत सारा कानून ऑलरेडी मौजूद है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप फंडामेंटल ड्यूटी का जो चैप्टर है उसको एक बार लक्ष्मीकांत से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको पढ़ा दे रहा हूँ, तो आपको जो है वो सारा चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत का दोस्तों, वो लेक्चर नंबर 10 है, सॉरी चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, क्या है वो, चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है लक्ष्मीकांत में, उसका नाम है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब किस तरह से आप संविधान को चेंज करते हो, अमेंड करते हो, उसके बारे में चर्चा जो है चैप्टर नंबर 10 में किया गया है। ठीक है, तो मैंने जब आपको
संविधान का विशेषता बताया था, तो मैंने ये बताया था कि भारत का संविधान ना तो पूरा रिजिड है कि आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, और ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चेंज कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। तो हम किस तरह से बदलाव करते हैं और क्या क्या हम बदलाव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, संविधान को अगर बोलेगा क्या हम चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं। क्या सभी चेंज कर सकते हैं सभी चीज़ को? तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सभी चीज़ को कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट कैन डू एनी चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, किसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं? जैसे आप देखिए, ये बिल्डिंग है, राइट, ये बिल्डिंग का क्या है? आधार है, और उसके ऊपर आप मान लो आप बिल्डिंग बनाए हो, ठीक है। तो ये बताइए, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग क्या बिना सपोर्ट के सरवाइव करेगा? गिर जाएगा ना। बिल्डिंग का अगर पिलर नहीं हटा दोगे तो गिर जाएगा बिल्डिंग। तो उसी तरह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नीचे वाला चीज़ आप बेसिक स्ट्रक्चर हटा दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए भारत के संविधान में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में कहा है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकते हो, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को आप छुएंगे तो संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और क्वेश्चन अब ये उठता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को लेके एक अलग से लक्ष्मीकांत में चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। बस हम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो है कोई सूची, कोई लिस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग केस में डिसाइड करता है कि किस चीज़ को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। बस आपको इतना यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर का जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको और भी डिटेल में दोस्तों पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अभी कि हम लोग जो संविधान संशोधन करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में जो, अब याद रखिएगा, संविधान संशोधन करने का पूरा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। विधानसभा संविधान को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक। तो पार्लियामेंट जो संविधान को संशोधन करती है, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या उसका प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या है, कैसे संविधान संशोधन होता है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर संविधान को चेंज करना है तो उसका जो प्रस्ताव आएगा, जो प्रपोजल आएगा, क्या आएगा? जो प्रस्ताव आएगा, जो प्रपोजल आएगा कि चेंज करना है, उसके लिए आपको लाना पड़ेगा एक बिल। बिल के द्वारा ही हम लोग संविधान को चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो बिल जो होगा वो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा, दोनों में कहीं भी बिल ला सकता है। इस बिल को कोई भी ला सकता है, चाहे वो मंत्री हो या मंत्री नहीं हो, कोई भी एमपी या एमएलए, ठीक है। अगर वो मंत्री होता है तो उसको हम लोग पब्लिक मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक मेंबर, याद रखिएगा, पब्लिक मेंबर। और कोई भी एमपी या एमएलए अगर वो मंत्री नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। तो प्राइवेट मेंबर का ये मतलब नहीं है कि जो सरकार में नहीं है। बहुत सारा एमपी एमएलए हो सकता है कि वो बीजेपी का हो लेकिन वो मंत्री नहीं हो सकता है ना, बहुत एमपी एमएलए जो अभी प्रेजेंट में है, लेकिन वो प्राइवेट मेंबर में काउंट होगा। मतलब सिंपल आपको याद रखना, अगर कोई मंत्री है, कोई भी, चाहे वो अपोजिशन का हो या कोई भी हो, तो वो पब्लिक मेंबर कहलाता है। जो नहीं है मंत्री वो प्राइवेट मेंबर। तो जो बिल है, बिल के द्वारा ही पार्लियामेंट में भाई जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। बिल को हम लोग लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं। वो प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है जो मंत्री नहीं है, और पब्लिक मेंबर भी ला सकता है जो मंत्री है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये चीज़ याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो पार्लियामेंट को चेंज करने के लिए जो बिल लाना पड़ेगा, उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं उसका अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर हमको बिल लाना है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए तो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि राष्ट्रपति से आप पूछ रहे हो कि सर हम बिल लेके आए, चेंज करना है, आपको अप्रूवल लेना, अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये है कि जो बिल है, ठीक है, उसको दोनों सदन से विशेष बहुमत से पास होना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से पास होना पड़ेगा। मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसका 2/3 लोगों से प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होना पड़ेगा, एंड और 50% टोटल मेंबरशिप से पास होना पड़ेगा, 50% टोटल मेंबरशिप, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 368 में लिखा गया है। पहला चीज़ क्या लिखा गया है कि बिल के द्वारा ही चेंज कर सकते हो। बिल को लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी ला सकते हो, मंत्री भी ला सकता है, जो पब्लिक मेंबर होता है, मंत्री जो नहीं है वो भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी। बिल को लाने के लिए राष्ट्रपति को पूर्ण अनुमति की, सहमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बिल को पास अगर करना है तो दोनों सदन से विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा, जिसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए, और जितना उसका मेंबरशिप है, उस सदन का जितना सदस्यता है उसका 50% लोगों के द्वारा पास होना चाहिए, ठीक है।
और अगर हम मान लीजिए संविधान में ऐसा कुछ चेंज कर रहे हैं जो फेडरल चीज़ है, मतलब संघवाद को हम लोग चेंज कर रहे हैं। संघवाद मतलब जहाँ जो चेंज करने से राष्ट्र पे भी जो राज्य है, राज्य, ठीक है, जैसे बिहार झारखंड जितने भी राज्य हैं उस पर अगर कुछ प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए हम लोगों ने चेंज किया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें आपको कौन कौन उसमें साथ देता है, उसमें जो है राज्य का भी एमएलए लोग वोट करता है। तो चूँकि जहाँ भी राज्य का एंगल आ जाएगा, राज्य का कौन आ जाएगा कि राज्य भी का भी हित आ जाएगा, तो वो चीज़ संघवाद के रूप में शामिल होता है। तो जब हम संघवाद का कुछ चेंज कर रहे हैं संविधान में, तो हमको विशेष बहुमत से तो पास करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जितने भी विधानसभा है, ठीक है, इंडिया में कितना है राज्य, 28, ठीक है, तो 28 राज्यों का में के विधानसभा में से कम आधा विधानसभा अगर उसको उस बिल को पास करती है जो संघवाद से रिलेटेड है, और वो किस बहुमत से पास करेगी, तो याद रखिएगा सिंपल मेजोरिटी से। तो पार्लियामेंट तो जनरली सभी बिल को जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रही है आर्टिकल 368 के अंडर, उसको चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी से करती है। लेकिन अगर कोई संघवाद का इशू है तो पार्लियामेंट तो स्पेशल मेजोरिटी से करेगी, लेकिन विधानसभा से ही भी पास करना पड़ेगा। और सभी विधानसभा से नहीं, जैसे ही जितने विधानसभा है उसका आधा विधानसभा अगर पास कर देता है सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से, तो वो बिल माना जाएगा कि वो सदन ने पास कर दिया है। तो दोनों सदन को विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा, और अगर संघवाद का इशू है तो राज्यों के विधानसभा से ही साधारण बहुमत से पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बिल जब विधानसभा और राज्यसभा और जो है लोकसभा पास कर देती है, ठीक है, तो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जब वो मैटर जाएगा तो राष्ट्रपति अपना उस पर वीटो नहीं कर सकता है, ठीक है। वीटो हम पढ़ेंगे आगे राष्ट्रपति के चैप्टर में वीटो के बारे में। तो राष्ट्रपति अपना वीटो जो है एक्सरसाइज उस पर नहीं कर सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा अगर लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया है उस बिल को, ठीक है। कौन सा बिल को, संविधान संशोधन बिल को, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए लोकसभा ने उस कोई बिल को पास कर दिया और राज्यसभा को उस बिल पे आपत्ति है, तो जनरली केस में ये होता है, साधारण एक बिल होता है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, मतलब नॉर्मल बिल जो होता है। तो साधारण बिल में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई सदन अगर किसी उस बिल से सहमत नहीं है तो ज्वाइंट सिटिंग होता है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है, ठीक है, कि दोनों सदन एक साथ मिलेगा और उस बिल पे वोटिंग करेगा, डिस्कशन करेगा। लेकिन संविधान संशोधन बिल में अगर दोनों हाउस में डिसएग्रीमेंट होता है, असहमति होता है, तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो जब मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा विशेष बहुमत से पास कर दे, और अगर कोई फेडरल वाला चीज़ है तो विधानसभा भी उसको पास कर देती है, तब वो बिल जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति से उसको साइन करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति उस पर वीटो नहीं कर सकता है। और जैसे ही उस बिल को प्रेसिडेंट ने अपना साइन दिया तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, और उसका नाम हो जाएगा संविधान संशोधन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो आशा करते हैं कि जो संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हमने प्रक्रिया पढ़ा है ये आर्टिकल नंबर 368 में लिखा गया है, मतलब संविधान के अंदर में ही लिख दिया गया है कि संविधान को आप किस तरह से चेंज कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 368 में। क्लियर, समझ में आया। तो आर्टिकल नंबर 368 में जब हम चेंज करते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों तरीका में स्पेशल मेजोरिटी होता ही है। स्पेशल मेजोरिटी चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो आपका फेडरलिज्म को लेके हो या फेडरलिज्म को लेकर नहीं हो, तो जहाँ भी संघवाद का इशू आ जाएगा, मैंने जो आपको बता दिया, तो वहाँ पे राज्य का विधानसभा से भी पास करना पड़ेगा साधारण बहुमत से, ठीक है। समझ में आया आपको ये चीज़? तो आर्टिकल नंबर 368 के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं दो तरीक़ा से, दोनों में विशेष बहुमत चाहिए। लेकिन जहाँ भी संघवाद का इशू आएगा वहाँ पे राज्य के विधानसभा से भी, आधे विधानसभा से भी सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। इसके अलावा संविधान को आर्टिकल 368 के अलावा भी चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रोसेस है। सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ जाए तो वो दो तरह से चेंज होगा, ठीक। एक होगा आर्टिकल 368 के अंदर दो तरह से, और एक होगा सिंपल मेजोरिटी से। तो तीन तरह से संविधान चेंज किया जा सकता है। एक तो आर्टिकल 368 के अंदर दो तरह से, और एक सिंपल मेजोरिटी से एक तरह से। टोटल तीन तरीके संविधान को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि संविधान को हम लोग जो है स्पेशल मेजोरिटी से कब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी संविधान को हम लोग स्पेशल मेजोरिटी से चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए और राज्य का
नहीं चाहिए, मतलब हम लोग संघवाद को चेंज नहीं कर रहे हैं, फेडरलिज्म को, तो राज्य से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राज्य का विधानसभा से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो स्पेशल मेजोरिटी चेंज करना है तो जितने भी लोग प्रेजेंट रहेंगे और वोट करेंगे उसका 2/3 लोग रहना चाहिए, एंड जितना भी सदन में लोग वोट कर रहे हैं उसका 50% टोटल मेंबरशिप जितना उसका है उसको उतने लोग वोट करना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या मान लो 545 है, तो टोटल मेंबरशिप कितना है सदन का 545, लेकिन उस दिन जिस दिन बिल पे वोटिंग हो रहा था उस दिन 300 लोग आए, ठीक है। तो 50% अगर हम निकाले टोटल मेंबरशिप का, तो टोटल मेंबरशिप कितना था 543, इसका अगर आधा करेंगे तो कितना आएगा 273 के आसपास आएगा। और 2/3 अगर करेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग का, मान लीजिए 300 लोग प्रेजेंट किए और वोट मान लो किए 287 लोग वोट किए हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 2/3, 3 9 27 और जो है 3 6 18 के आसपास, राइट। तो ना इसका इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 2/3 इंटू 287 करेंगे तो 3 से ये कट गया तो 96 बार में कटा मोटा मोटी, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 192। तो अब देखा जाएगा कि दोनों में ज़्यादा कौन है, तो इसको कितने में से पास होना पड़ेगा, दोनों में ज़्यादा क्या है 192 की 273 है, 273 है, ये 273 से इसको पास करना पड़ेगा। तो जहाँ भी स्पेशल मेजोरिटी आएगा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% टोटल मेंबरशिप, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको पास होना पड़ेगा। तो ठीक है, और संघवाद का ये इशू अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो संघवाद का इशू नहीं है, दोनों सदन से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग 50% टोटल मेंबरशिप से पास करना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा से। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो हम चेंज करते हैं वो ये चेंज करते हैं, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, तो इस प्रोसेस के द्वारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में चेंज अगर करना है तो स्पेशल मेजोरिटी जो हमारा है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% टोटल मेंबरशिप का उसे करना पड़ेगा, ठीक। दूसरे टाइप का 368 के अंदर जो हम लोग आर्टिकल को अमेंड करते हैं उसमें दूसरे टाइप का मेजोरिटी ऊपर वाला ही जैसा है, स्पेशल मेजोरिटी तो होना ही चाहिए, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो होना चाहिए उससे सिंपल मेजोरिटी से पास भी होना चाहिए। तो मैंने बताया कि अगर जहाँ भी स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज कर रहे हैं संघवाद को, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं संघवाद के बारे में लिखा गया है अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं तो स्पेशल मेजोरिटी तो करना ही पड़ेगा, जो ऊपर हम लोगों ने देख लिया ये वाला 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% टोटल मेंबरशिप। इसके अलावा जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उसके आधे से सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो अब देखिए जहाँ भी स्टेट का रोल होता है राज्य की भूमिका होती है। जैसे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो आपको पता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यों के जो एमएलए होते हैं उनका भी योगदान है, इसीलिए इसको इस तरह प्रोसेस से चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो कार्य शक्तियाँ होती है, कार्यपालिका की शक्ति होती है, उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए भी विधानसभाओं से आप आधे विधानसभा से पास करना पड़ेगा। इसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अगर चेंज करना है जीएसटी काउंसिल में, तो इसमें भी राज्यों की भूमिका होती है, तो इसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से पास करना पड़ेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसका भी जो दायरा होता है वो राज्यों पे होता है, तो इसके लिए भी फेडरल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं तो हम लोग को विधानसभाओं से भी पास करना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, इसमें भी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमको चेंज करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर से पास करना पड़ेगा। इसके अलावा 4th शेड्यूल जो है हमारा, मैंने बताया था 4th शेड्यूल के बारे में, जिसमें राज्यसभा में सीटों की संख्या होती है स्टेट का, तो स्टेट का अगर सीट का संख्या राज्यसभा में होगा उसको हमें चेंज करना है, संघवाद में चेंज कर रहे हैं तो 4th शेड्यूल से हम चेंज करना है। यहाँ तक अगर आप 368 को ही चेंज करना है आपको, तो भी आपको इसी प्रोसेस के थ्रू चेंज करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी और आधे विधानसभाओं से सिंपल मेजोरिटी से पास, ठीक है। तो ये इतना आपको याद करना है, समझ में आ गया। तो 2 मेजोरिटी हमने पढ़ लिया 368 के अंदर, स्पेशल मेजोरिटी जिसमें राज्य की भूमिका नहीं होती है, और स्पेशल मेजोरिटी और राज्य की जिसमें भूमिका होती है वो फेडरल स्ट्रक्चर वाला। इसके अलावा आर्टिकल 368 के अलावा संविधान को हम लोग सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे संविधान में, मतलब पार्लियामेंट में जितने भी प्रेजेंट रहेंगे उसमें कितने लोग आए हैं, प्रेजेंट किए हैं, और जितने लोग वोट किए हैं, तो उसका मेजोरिटी रहना चाहिए, मतलब उससे आधे से अधिक लोग होना चाहिए। मान लो किसी दिन लोकसभा में 200 लोग आए तो 200 का आधा कितना हो गया 100, तो अगर 101 लोग हो जाएंगे तो बोलेंगे उसको सिंपल मेजोरिटी। उसी तरह अगर राज्यसभा में मान लो किसी दिन 50 लोग आए, ठीक है,
तो उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हुआ 25, और उसमें एक जोड़ दिए तो 26। तो 26 लोग अगर वोट कर देंगे, पास कर देंगे, तो उसको बोला जाएगा कि राज्यसभा से पास हो गया, उससे लोकसभा। तो सिंपल मेजोरिटी से भी हम लोग पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे उसमें क्या क्या है, तो अगर आपको सेकेंड हमारा जो आर्टिकल 2 है, ठीक, आर्टिकल 2 को चेंज करना है या आर्टिकल 3 को चेंज करना है, तो इसके लिए भी आप चेंज कर सकते हो सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। अगर आपको सेकंड शेड्यूल में चेंज करना है, थर्ड शेड्यूल में चेंज करना है, तो इसमें भी आप सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हो। सेकंड शेड्यूल में मतलब कि सैलरी वैलरी जो होता है वो चेंज करना है, अगर हम लोग पहले पढ़ लिया, और थर्ड शेड्यूल में भी चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट में एक चीज़ टर्म होता है कोरम, कोरम का मतलब होता है जब तक कोई भी सदन में अगर 1/10 सदस्य नहीं आएंगे तब तक जो है सदन की कार्यवाही शुरू नहीं होगी। तो अगर हमको ये 1/10 को चेंज करना है, 1/11 करना है, तो उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी से ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक। कोरम के बारे में हम पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोरम को चेंज करना है तो इसको कोरम बोलते हैं, ठीक है। 1/10 सदस्य अगर जब तक नहीं रहेंगे पार्लियामेंट में तब तक जो है लोकसभा राज्यसभा कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। तो अगर उसको चेंज करना है तो हमको सिंपल मेजोरिटी से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट में जो प्रोसेस है कानून बनाने का या सब चीज़ को, नियम कायदा कानून का, उसको चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी से हम चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि पार्लियामेंट में अगर इंग्लिश का यूज करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल मेजोरिटी से हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। अगर सुप्रीम कोर्ट का पावर को हमको बढ़ाना है, ठीक है, और ज़्यादा पावर देना है, तो उसको सिंपल मेजोरिटी से चेंज करना पड़ेगा, ठीक। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज, आपको पता है कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश भी है, तो अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी से चेंज होगा, ठीक है। उसके अलावा एमपी जो होता है, जो एमएलए होते हैं, या जो भी कमेटी होती है, उसमें अगर उसका पावर देना है, क्या करना है, प्रिविलेज क्या होगा, विशेषाधिकार क्या होगा, उसको अगर चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी से होगा दोस्तों। तो आप देख लिए कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरह से कर सकते हैं, तो सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं हमने देख लिया, ठीक है। और एक आर्टिकल 368 के अंदर 2 प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एक है स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन राज्य में विधानसभाओं से, आधे विधानसभा से भी पास होना चाहिए। समझ में आ गया कितना। अब देखिए इसी चैप्टर के अंत में हमें लिखा कि हम लोग को पढ़ना है कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका क्रिटिसिज्म हुआ है। क्रिटिसिज्म मतलब उसका निंदा हुआ है। तो निंदा जब हुआ है, ठीक है, तो लोग, बहुत सारे लोग निंदा किए हैं कि संविधान का जो चेंज किया जाता है, जो प्रोसेस प्रक्रिया है, उसका लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो पहला ये बोलते हैं कि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए अलग से संस्था है, ठीक है, अलग एक बॉडी बना हुआ है, लेकिन इंडिया में क्या है कि पार्लियामेंट ही चेंज करती है, ठीक। तो इसीलिए प्लस राज्य के विधानसभाओं को कोई पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे राज्यसभा को भी पावर होता है, ठीक है। उसके अलावा ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट मैक्सिमम चीज़ को सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर देती है, संविधान को सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, बहुत सारा चीज़ को। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो पार्लियामेंट है वो अपने हिसाब से देख लेती है ना। और बहुत कम ही चीज़ होता है वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है। स्पेशल मेजोरिटी में भी देखेंगे तो बहुत कम चीज़ है जिसमें राज्य का विधानसभा का भी ज़रूरत पड़ता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में मैक्सिमम जो रोल है वो पार्लियामेंट का है, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पता है कि राज्य का जो विधानसभा है, ठीक है, राज्य का विधानसभा कितने समय में संविधान के बिल को रिजेक्ट करेगी या फिर रेक्टिफाई करेगा, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। मैंने बताया कि राज्यसभा या लोकसभा में अगर संविधान संशोधन बिल अगर प्रस्तुत हुआ है और दोनों के बीच में असहमति होता है तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, इसको लेके भी लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ सारा प्रक्रिया है जिसके कारण लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को का जो अमेंडमेंट है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होता है, क्या प्रक्रिया है, कितने टाइप के अमेंडमेंट होते हैं, आर्टिकल 368 के अंडर 2 प्रोसेस क्या है, राज्यों का रेटिफिकेशन कब चाहिए, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया। एक हम लोगों ने DPSP को कंप्लीट किया, हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंप्लीट किया, और हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो हम लोग जो है लक्ष्मीकांत का चैप्टर 10 तक जो है हमारा एडिशन नंबर है 6th एडिशन। आपके पास जो अगर 5th एडिशन है तो कोई बात नहीं, नया बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, 5th एडिशन ही पढ़िए। तो चैप्टर नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। कल हम लोग चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कल कंप्लीट कर लेंगे, क्या है संसदीय
प्रणाली क्या है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और फेडरल सिस्टम जो संघवाद प्रणाली है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग भी तीन चैप्टर लेंगे। चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 लक्ष्मीकांत का बुक है, ठीक है। अगर आपका इसको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF लक्ष्मीकांत के बुक का दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे थे जीरो IAS चैनल। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।